हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल दौर में। दोस्तों, आज हम लोग क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रेट एनालिसिस, कॉन्टेक्टशिप और स्पेसिफिकेशन एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड MCQ देखेंगे। क्योंकि ये वैल्यूएशन जो है आपके बुक के नाम में है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे जो इससे रिलेटेड MCQ बनते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज का हम लोग MCQ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक श्रमिक द्वारा प्रतिदिन काम की मात्रा के रूप में काम करने की क्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रेजेंट टर्न वर्क, ऑप्शन बी है आउट टर्न वर्क, ऑप्शन सी है इन टर्न वर्क, ऑप्शन डी है ओवर टर्न वर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आउट टर्न वर्क। एक श्रमिक एक दिन में जो काम करता है दोस्तों, उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में कहते हैं आउट टर्न वर्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भवन की कुल लागत का कितना प्रतिशत श्रम की अनुमानित लागत है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 5%। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25%। जो हमारा मजदूर का लागत होता है दोस्तों, जब भी हम किसी भी संपत्ति का निर्माण करते हैं, कोई भवन का निर्माण करते हैं, तो उसमें हमका क्या होता है, श्रम की जरूरत होती है। अब श्रमिक काम करते हैं तो उसके बदले में जो भी आपको पैसे देने होते हैं वो पूरे भवन का लागत का आपका 25% हो जाए। अगर मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, 10 लाख रुपए लग रहा है, तो उसमें जो श्रमिक का लागत होगा वो 2.5 लाख होगा। 25% 2.5 लाख हो जाएगा। तो ये होता है आपका प्रतिशत श्रम होता है, जो कि 25% होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, दर के विश्लेषण में ठेकेदार लाभ के रूप में लिया जाता है। जो हमारे ठेकेदार होते हैं दोस्तों, वो कुछ लाभ लेते हैं, तो वो कितना परसेंट होता है इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 12.5%, ऑप्शन डी है 10%। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10%, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, एक मद आइटम के काम की दर निर्भर करता है। ऑप्शन ए स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ऑप्शन बी है प्रोपोर्शन ऑफ मोटार, ऑप्शन सी है स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, ऑप्शन डी है ऑल दी एबव। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल दी एबव। क्योंकि जब भी हम किसी भी मद या आइटम का निर्माण करते हैं तो उसमें मटेरियल का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो भी निर्भर करता है। मान लीजिए आपका अगर कोई वाल बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं अगर कोई, तो उसमें क्या होता है, अगर आपके ब्रिक्स जो हैं फर्स्ट क्लास के होंगे तो आपका काम तेजी से होगा, आपको उसमें ज़्यादा साहुल वगैरह या कटिंग नहीं करना होगा, तो आपका काम जल्दी होगा। तो काम जल्दी होगा तो रेट भी कम हो जाएगा। आप सेकंड है जो ऑप्शन प्रोपोर्शन ऑफ मोटार, ये भी डिपेंड करता है। मोटार का रेशियो जो होता है आपका 1:6 का है, अगर आप इसमें 1:6 का ना लेकर अलग रेशियो ले लिए हैं तो इसमें भी दिक्कत करेगा। अब थर्ड जो ऑप्शन है दोस्तों स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, ये भी डिपेंड करता है। ये डिपेंड इसलिए करता है कि आपका वाल जो है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जो है अगर वो एग्जैक्ट है तो आपको काम करने में समय लगेगा, आपको हर जगह साहुल करना होगा। तो इसमें क्या होगा, काम बढ़ेगा तो रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दिन का काम जो होता है वही रेट निर्धारित करता है। अब काम आप कम कर रहे हैं तो रेट बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है यूनिट रेट बढ़ जाएगा। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल दी एबव, कि हमको जब भी आइटम का दर का निर्धारण करते हैं तो इसमें आपका तीनों ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, प्रति मजदूर प्रतिदिन साधारण मिट्टी खुदाई में मिट्टी के काम का अपेक्षित परिणाम है। ऑप्शन है 1 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 2 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 3 मीटर क्यूब, ऑप्शन 4 है 4 मीटर क्यूब। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 मीटर क्यूब। अब क्या है दोस्तों, ये जो एक दिन एक मजदूर काम करता है वो 3 मीटर क्यूब के हिसाब से ही उसका रेट निकाला जाता है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल सॉइल के लिए है दोस्तों, नॉर्मल सॉइल के लिए है। अगर यही दोस्तों हार्ड सॉइल हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 मीटर क्यूब हो जाएगा।
हार्ड सॉइल। अगर रॉकी सॉइल है तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। 1 घन मीटर में स्टील का भार होता है, ऑप्शन है 1000 kg, ऑप्शन बी है 3570 kg, ऑप्शन सी है 7850 kg, ऑप्शन डी है 8850 kg। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7850 kg। इसका मतलब दोस्तों अगर हम 1 मीटर क्यूब का कोई ब्लॉक लेते हैं स्टील का, उसका जो वेट आएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा कितना, 7850 kg। इस तरह से अगर हम 1 मीटर क्या करते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ले लेते हैं दोस्तों, तो अगर हम इसको वेट करते हैं, इसका जो वेट आएगा दोस्तों वो हमारा कितना होगा, 7850 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। सूखे मसाले ड्राई मोटार तैयार मसाले वेट मोटार के आयतन का कितना गुना अधिक लिया जाता है। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 2/3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1/4 अधिक लिया जाता है। दोस्तों जब हम मोटार बनाते हैं तो क्या होता है, हम सूखा मसाला लेते हैं, आपका उसमें क्या सैंड रहता है, सीमेंट रहता है, तो उसका जो वैल्यूम होता है दोस्तों वो अधिक होता है। अब वो कितना अधिक होता है दोस्तों, तो वो 25% अधिक होता है कितना, ड्राई मोटार का, क्योंकि जब हम मोटार तैयार कर लेते हैं तो उसका वैल्यूम घट जाता है। इसलिए जब भी हम इसका क्वांटिटी एनालिसिस करेंगे तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, 25% प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो ड्राई मोटार रहेगा उसका वैल्यूम आ जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। सीमेंट मसाला 1:6 प्रति घन मीटर में आवश्यक सीमेंट की अनुमानित मात्रा होगी। दिया जो हमारा मोटार होता है अगर 1:6 का बनाया गया है तो 1 घन मीटर में आवश्यक सीमेंट की मात्रा होगी। इसका ऑप्शन है 4.8 बैग्स, ऑप्शन बी है 3 बैग्स, ऑप्शन सी है 5.6 बैग, ऑप्शन डी है 8 बैग। तो दोस्तों इसको आप बिना कैलकुलेशन के नहीं लगा सकते, यदि आपको याद है तो आप बता सकते हैं, लेकिन बिना कैलकुलेशन के नहीं बता सकते हैं। इसको हम लोग निकाल लेते हैं। क्या कहा, जो हमारा मोटार है वो कितना है, 1 मीटर क्यूब। ये हमारा जो है ड्राई ये वेट मोटार है जो हमारा बना हुआ है। अगर हम इसका ड्राई मोटार निकालें दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, क्योंकि हम 25% क्या कर देते हैं दोस्तों, उसमें बढ़ा देते हैं वैल्यूम में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे कितने से, 1:6 है तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि जो हमारा सीमेंट का रेशियो है 1 है। अब इसकी जो भी आएगी वैल्यू दोस्तों 0.185 जो भी आएगा दोस्तों, इस तरह से आप क्या करेंगे। अब जो हमारा 1 मीटर क्यूब में सीमेंट के बैग होता है दोस्तों वो हमारा 28 बैग आता है। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा कितना आ जाएगा, 5.6। ये दोस्तों एग्जैक्ट नहीं आएगा, नियरली आएगा, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा देंगे तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 5.6 आ जाएगा, लगभग में 5.6 बैग। इस तरह आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। आपका यहाँ घन मीटर दिया है, यहाँ आपका कह सकता है 100 मीटर क्यूब भी दे सकता है कि इतने में कितना बैग लेगा। तो ये क्वेश्चन वेरी कर सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जोड़ों को भरने और असमान सतह को बराबर करने के लिए मसाले की मात्रा बढ़ाई जाती है। ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी है दोस्तों इसको आप 15% कर लीजिएगा, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 30%। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 30%। दोस्तों जब भी हमारा कोई वाल है, मान लीजिए इस तरह से क्या रहते हैं, ब्रिक्स लगे रहते हैं, मान लीजिए ऐसे ये ब्रिक्स रहते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से
अब दोस्तों ये जो रहता है खाली स्थान जो रहता है दोस्तों, इस तरह से इसको हम लोग ज्वाइंट कहते हैं। जो ये रहता है दोस्तों, इसको जो भरने में, फिलअप करने में, और जो वाल होती है दोस्तों वो हमारा इक्वल सरफेस नहीं, प्लेन सरफेस नहीं रहता, तो उसको प्लेन करने में जो हमको सीमेंट एक्स्ट्रा लिया जाएगा वो कितना होगा, वो हमारा 30% लिया जाता है कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्लास्टर की मोटाई आमतौर पर होती है, ऑप्शन ए है 6 mm, ऑप्शन बी है 10 mm, ऑप्शन सी है 12 mm, ऑप्शन डी है 20 mm। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 mm। 12 mm हम लोग जनरली जो हमारा प्लास्टर की थिकनेस होती है 12 mm ली जाती है। ये सीलिंग वगैरह पे या जो हमारा इंटरनल सरफेस होता है उसके लिए थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन ये बाहरी सरफेस के लिए जो हम लोग जनरली लेते हैं वो 12 mm पर ही कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग विच सीमेंट मोटार इज। ऑप्शन है 2.5 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी है 4.0 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी है 8.0 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन डी है 10 स्क्वायर मीटर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8.0 स्क्वायर मीटर। आउट टर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी हमने बताया है कि एक मजदूर पर डे कितना काम करता है, एक लेबर पर डे कितना काम करता है, वो क्या कहलाता है, आउट टर्न कहलाता है। अब यहाँ दिया 12 mm थिक प्लास्टरिंग का, तो ये एक दिन में अगर प्लास्टर कोई मजदूर कर रहा है तो वो आपका 8 स्क्वायर मीटर ही करेगा। और हमको पता है कि प्लास्टर का जो हम लेते हैं वो मीटर स्क्वायर में ही लेते हैं। अगर दोस्तों ये हमारा थिकनेस है कम कर दिया, मान लीजिए 11 कर दिया, 11 mm प्लास्टरिंग कर दिया, तो क्या होगा दोस्तों, इसका जो आउटटर्न होगा वो बढ़ जाएगा, 10 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो आप लोग ये जो है ये आपका थिकनेस, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपको घुमा भी सकता है, तो इसलिए आपको जो भी डाटा है वो क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर मेसन पर डे। पर मेसन पर डे क्या होता है दोस्तों, वही आपका आउटटर्न। आउटटर्न तो दोस्तों एक हमको जो प्लिंथ लेवल से नीचे का वर्क होता है, चाहे फाउंडेशन हो या फिर वॉल हो, वो एक मजदूर एक दिन में कितना मीटर क्यूब कार्य कर सकता है, जो कि ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार। सीमेंट मोटार की अगर कोई हमको ब्रिक मेजोरिटी करना है तो वो कितना करेगा। ऑप्शन है 1 मीटर क्यूब, ऑप्शन डी है 1.25 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 1.5 मीटर क्यूब, ऑप्शन डी है 1.75 मीटर क्यूब। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1.25 मीटर क्यूब। अब दोस्तों ये जो है हमारा प्लिंथ लेवल के नीचे का है। अगर दोस्तों हम सुपर स्ट्रक्चर की बात करें, सुपर स्ट्रक्चर, इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा वॉल्यूम हो जाता है वो 1 मीटर क्यूब पर लेबर पर डे होता है। तो यही दोस्तों अगर हम आर्च वगैरह की बात करें, आर्च आप लोग जानते हैं, तो ये हमारा 0.55 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आप लोग डाटा याद करिएगा, क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है। तो अगर सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है दोस्तों तो 1.5 मीटर क्यूब हो जाएगा, अगर आर्च की बात कर रहा है तो 0.55 मीटर क्यूब हो जाएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है 1.25 मीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नंबर ऑफ ब्रिक ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर 100 क्यूबिक मीटर ऑफ मेसनरी बार। कह रहा है जो हमारा चिनाई होता है, अगर उसमें हम 20 इंटू 10 mm की ब्रिक्स यूज करें तो हमारा जो 100 क्यूबिक मीटर वाल होगा उसके लिए कितने ब्रिक्स की आवश्यकता होगी। तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 5000 दिया है, 50,000 दिया है, 10,000 दिया है, 20,000 दिया है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 100 क्यूबिक मीटर दिया है तो हो जाएगा 100 मीटर क्यूब डिवाइड बाई, अगर हमको पूरा वॉल्यूम पता है, अगर हम एक ब्रिक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ ब्रिक हमको मिल जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको मिल जाएगा। तो इसका हम लोग क्या हो जाएगा, अगर 100 से इसको मीटर में डिवाइड करें तो 0.2 हो जाएगा इंटू 0.1 इंटू 0.1।
अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों तो हमारा आएगा 50,000। 50,000 हमारा ब्रिक्स आएगा। अगर हमको कोई वाल बनाना है जिसका वैल्यू 100 क्यूबिक मीटर है तो उसमें जो ब्रिक्स की आवश्यकता होगी दोस्तों वो 50,000 ब्रिक्स की आवश्यकता होगी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये जो दोस्तों साइज है मैंने बताया था ये नॉमिनल साइज है, किसके अनुसार? इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सूखा कंक्रीट, ड्राई कंक्रीट, तैयार कंक्रीट, वेट कंक्रीट का कितना गुना अधिक लिया जाता है? ऑप्शन ए 0.45 गुना, ऑप्शन बी है 0.5 गुना, ऑप्शन सी है 0.52 गुना, ऑप्शन डी है 0.4 गुना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 0.5 गुना। वही कंडीशन दोस्तों जो हम ड्राई कंक्रीट लेते हैं तो उसका वैल्यूम क्या होता है? अधिक होता है, और वेट कंक्रीट का वैल्यूम कम हो जाता है। लेकिन जब भी हमको कैलकुलेशन करना रहता है तो वेट कंक्रीट का कैलकुलेशन किया रहता है। आपको डाटा भी वेट कंक्रीट का दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे उसमें 0.5 गुना अधिक ले लेंगे तो आपका एग्जैक्ट कंक्रीट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 100 घन मीटर कंक्रीट 1:2:4 बनाने के लिए मोटा मिलावा की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों कैलकुलेशन बेस्ड है क्वेश्चन, तो इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ दिया है कितना? 100 घन मीटर है, 100 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम क्या है? कंक्रीट का। तो हमको क्या दिया है? रेशियो दे दिया है 1:2:4। अब हम इसको दोस्तों क्या कर लेते हैं, ये जो है हमारा वेट कंक्रीट का है। अब हम इसको अगर ड्राई में चेंज करें तो 1.52 इंटू 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 152 मीटर क्यूब। ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 152 को डिवाइड कर देंगे, इस रेशियो का हम ऐड कर लेंगे 4 + 2 + 1 7 हो जाएगा। इनटू क्या करेंगे? 1 करेंगे, क्योंकि जो सीमेंट का रेशियो है 1 है। अब इसको हम डिवाइड कर दें तो कुछ आ जाएगा दोस्तों 2 1 पॉइंट समथिंग दोस्तों जो भी आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्या है, ये मोटार का रेशियो कितना है? 4 है, तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा किसका? मोटे मिलावा का। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी 84 मीटर क्यूब। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 पर मेसन पर डे इज। पर मेसन पर डे क्या होता है दोस्तों? आउटटर्न होता है। तो अगर हमारा कोई सीमेंट कंक्रीट बनाना है तो उसके लिए एक आदमी एक दिन में कितना मीटर क्यूब बनाएगा? ऑप्शन है 3 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 2 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 5 मीटर क्यूब, ऑप्शन डी है 3.5 मीटर क्यूब। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5 मीटर क्यूब। जो आउटटर्न होता है दोस्तों सीमेंट कंक्रीट का वो हमारा होता है 5 मीटर क्यूब। अब दोस्तों अगर ये सीमेंट कंक्रीट ना बोल के आरसीसी देता, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तो ये दोस्तों हमारा जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, ये हमारा हो जाता है राइट आंसर तब। लेकिन यहाँ सीमेंट कंक्रीट दिया है। तो आप लोग ये जो टर्म है जो भी क्वेश्चन में लिए रहते हैं उसको आप क्लियरली पढ़िएगा तो आपको एग्जैक्ट हो जाएगा। यहाँ सीमेंट कंक्रीट दिया है तो इसके लिए जो वॉल्यूम होगा दोस्तों वो 5 मीटर क्यूब ही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 प्रथम श्रेणी के भवन के लिए ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम का फर्श होना चाहिए। ऑप्शन ए है कंक्रीट, ऑप्शन बी है टाइल्स, ऑप्शन सी है मोज़ेक, ऑप्शन डी है वुड। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मोज़ेक। ये आपका जो दिख रहा है फिगर में यही आपका क्या है? मोज़ेक है, मोज़ेक फ्लोरिंग है। अब कह रहा है दोस्तों फर्स्ट क्लास का जो हमारा बिल्डिंग होता है, देखिए दोस्तों ये आपका स्पेसिफिकेशन से है, विशेषताएं से है क्वेश्चन। तो
स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो बिल्डिंग होता है उसको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। फर्स्ट श्रेणी के लिए जो दोस्तों रिक्वायर्ड है वो आपका मोज़ेक होना चाहिए, जो कि डाइनिंग रूम और डाइनिंग रूम का फर्श होना चाहिए वो मोज़ेक का होना चाहिए। और भी सारे रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि उसमें जो आप फाउंडेशन में कंक्रीट का यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो आपका 1:2:4 सॉरी ये 1:4:8 होगा का कंक्रीट यूज करेंगे। और डीपीसी में दोस्तों 1:1.5:3 यूज करेंगे डीपीसी। और डीपीसी में जो दोस्तों होगा वो 2.5 थिक का होना चाहिए। और जो आप उसमें वुडवर्क होगा दोस्तों वो आपका साल का होना चाहिए, सागवान अच्छी लकड़ी का होना चाहिए, वो भी सीजनेड किया हुआ। तो कुछ स्पेसिफाइड होते हैं जो कि हमारा प्रथम श्रेणी भवन के लिए होते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 या 2 से अधिक पार्टी के बीच एक स्वैच्छिक व्यवस्था जो एक बाध्यकारी कानून समझौते के रूप में कानून लागू करने योग्य है। ऑप्शन ए है जॉब, ऑप्शन बी है लोन, ऑप्शन सी है कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी है म्यूचुअल फंड। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों, 2 पार्टी के बीच एक क्या होता है स्वैच्छिक समझौता हुआ रहता है। जैसे एक ये मान लीजिए ओनर है और एक ये कंट्रैक्टर है, ठेकेदार है, तो ये काम करवाएगा, इसको काम करवाने के लिए ठेकेदार की आवश्यकता है और ठेकेदार काम करेगा और उसको पैसे की जरूरत है। तो ये काम करेगा क्योंकि इसको काम की जरूरत है, ये काम के बदले क्या करेगा, पैसा लेगा। तो ये दोनों लोग के बीच में क्या होता है, एक स्वैच्छिक व्यवस्था होती है और इसके लिए ये लोग स्टाम्प पेपर पे साइन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, एक निविदा विज्ञापित किया जाता है। ऑप्शन ए है डोमेस्टिक मार्केट, ऑप्शन बी है बिजनेस इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है न्यूज़पेपर, ऑप्शन डी है सेलर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूज़पेपर। निविदा क्या होता है दोस्तों, टेंडर जो होता है वो विज्ञापित किया जाता है दोस्तों न्यूज़पेपर में। ये मान लीजिए आप कोई हैवी कंस्ट्रक्शन करवाना है तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, टेंडर निकालते हैं। अब टेंडर कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचे कैसे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, न्यूज़पेपर में विज्ञापित कर देते हैं। अब जो टेंडर इच्छुक होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर इच्छुक होगा, उस निविदा फॉर्म को फिलअप कर देगा। तो जो भी निविदा उस क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए एलिजिबल होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसको खोला जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है एक लंबा, अभी उसको हम और आगे डिटेल में समझेंगे। तो इसका निविदा जो विज्ञापित किया जाता है दोस्तों वो हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में विज्ञापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी निविदा किसी को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। ऑप्शन है सेलेक्टिव टेंडरिंग, ऑप्शन बी है फ्रेमवर्क टेंडरिंग, ऑप्शन सी है ओपन टेंडरिंग, ऑप्शन डी है क्लोज टेंडरिंग। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओपन टेंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा अग्रिम राशि अर्नेस्ट मनी कुल अनुमानित लागत का कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 3%, ऑप्शन 4 है 4%, ऑप्शन 4 है जो डी है वो है 5%। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2%। अर्नेस्ट मनी क्या होता है दोस्तों, अग्रिम राशि। मान लीजिए कोई दोस्तों ओनर है या फिर कोई विभाग है जो काम करवाना है, क्या करने का दोस्तों, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर से, ये कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टर इसको जो होगा दोस्तों इस विभाग को या फिर जो मालिक होगा, ओनर होगा, उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले टेंडर निकालना पड़ेगा। टेंडर में क्या होगा दोस्तों, जो भी कंस्ट्रक्शन करवाना है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा। अब जो कॉन्ट्रैक्टर होगा अगर उसको लगेगा कि हमको इस टेंडर को चाहिए तो वो टेंडर का फॉर्म भरेगा, वो टेंडर भरेगा। अब क्या होगा दोस्तों, जब वो टेंडर भरेगा तो उसमें से जो टेंडर भरेगा तो उसको उसके साथ अग्रिम राशि देना पड़ता है, वो आपका 2% होता है। जिस तरह दोस्तों आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो उसके साथ कुछ फी भी भरते हैं, ठीक उसी प्रकार जब कॉन्ट्रैक्टर होता है, जब टेंडर फॉर्म भरता है तो उसके साथ अग्रिम राशि वो देता है दोस्तों 2%। अब मान लीजिए कुल अनुमानित राशि क्या है, तो मान लीजिए कोई जो
करोड़ का अगर हमारा कोई क्या कंस्ट्रक्शन करवाना है तो उसके लिए दोस्तों जब टेंडर भरेगा तो वो 4 लाख क्या करेगा 2%, 4 लाख उस टेंडर के साथ वो जमा करेगा। ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों? अब मान लीजिए इसको कॉन्ट्रैक्टर को ये टेंडर मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अगर टेंडर उसका पास होगा तो उसको कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन वो क्या करेगा दोस्तों, उसने कुछ तो उसमें ये जो 4 लाख है उसने तो जमा नहीं किया है। अगर वो जमा नहीं किया होगा तो किसी भी वजह से कह सकता है हम काम नहीं करेंगे। तो इस ओनर का जो भी किया था, टेंडर निकाला था, ये सब उसका टाइम बर्बाद हुआ, एक तो काम नहीं हुआ, टाइम से काम नहीं हुआ। तो इस सब चीज से बचने के लिए दोस्तों ये 4 लाख क्या करते हैं, जमा करवा लेते हैं अग्रिम राशि के रूप में। तो ये वापस हो जाता है काम होने के बाद, ये जमा करवा लिया जाता है अर्नेस्ट मनी। तो इसी को हम लोग अग्रिम राशि कहते हैं कि टेंडर फॉर्म भरते समय जो हम राशि जमा करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्नेस्ट मनी या फिर अग्रिम राशि करते हैं, वो आपका 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा प्रतिभूष राशि सिक्योरिटी मनी अनुमानित लागत का कितना % होता है? सिक्योरिटी मनी अनुमानित लागत का कितना % होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10%। ये भी दोस्तों क्या सिक्योरिटी मनी इसलिए जमा किया जाता है दोस्तों, आप काम कर रहे हैं, आपने उसमें सारे अनुमानित जो भी उसमें थे कि आपको इतने इतने रेशियो में यह काम करवाना है, लेकिन आपने उस रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं काम किया, आपकी जी वजह से आपका बिल्डिंग जो बनाए हैं वो ढह जाता है, तो आपका क्या होगा, वो जो 10% जमा किए हैं दोस्तों सिक्योरिटी मनी के रूप में, वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। ये जो सिक्योरिटी मनी होती है दोस्तों वो 6 महीने से 12 महीने के बीच वापस कर दिया जाता है काम खत्म होने के बाद। ये 6 से 12 महीने ओनर के पास रहता है। अब दोस्तों ये जो सिक्योरिटी मनी होती है दोस्तों ये आप चेक के फॉर्म में नहीं जमा कर सकते, ये आपको कैश देना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 किसी संपत्ति का सही मूल्य का अनुमान लगाने या निर्धारित करने की तकनीक कहलाती है? ऑप्शन ए है डिप्रिसिएशन, ऑप्शन बी है कैपिटल वैल्यू, ऑप्शन सी है वैल्यूएशन, ऑप्शन डी है टैक्सेशन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वैल्यूएशन, मूल्यांकन। क्योंकि किसी भी संपत्ति का सही मूल्य और अनुमान लगाने की जो टेक्निक होती है दोस्तों वही हमारा क्या कहलाता है, वैल्यूएशन कहलाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वैल्यूएशन नाम से ही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए है कर निर्धारण, ऑप्शन बी है किराया निर्धारण, ऑप्शन सी है संपत्ति बेचना या खरीदना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि हम लोग टैक्स का भी निर्धारण करते हैं। मूल्यांकन, बिल्डिंग मान लीजिए आपका 10 लाख का है, आप उसी हिसाब से टैक्स देंगे, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे दोस्तों, रेंट का भी निर्धारण करेंगे, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, जो भी आपका संपत्ति रहेगा उसको सेल और बाय भी करेंगे। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये भी होता है, कर का निर्धारण भी होता है, किराया निर्धारण भी होता है और ये संपत्ति निर्धारण भी होता है। तो यहाँ जो दिया है उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 वार्षिक किराया आमतौर पर तय किया जाता है 1 से 2% ऑफ वैल्यू बिल्डिंग, ऑप्शन बी है 2% टू 5% ऑफ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ऑप्शन सी है 5% टू 10% ऑफ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ऑप्शन डी है 10% टू 25% ऑफ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5 to 10% वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। जो हम लोग वार्षिक किराया एनुअल रेंट जो दोस्तों हम लोग निर्धारित करते हैं वो क्या होता है, जो हमारा बिल्डिंग का कॉस्ट होता है, एक्चुअल कॉस्ट होता है, उसका हम लोग 5% से 10% तक लेते हैं। ये जो है दोस्तों एनुअल रेंट है। मान लीजिए आपका 10 लाख का कोई बिल्डिंग है, आपका जो एनुअल रेंट होगा वो आपका 1 लाख के आसपास आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा संपत्ति की उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त होती रहती है, इसे संपत्ति क्या कहते हैं? ऑप्शन है डिप्रिसिएशन, ऑप्शन बी है ऑब्सोलेसेंस,
ऑप्शन सी है आउटगोइंग, ऑप्शन डी है स्क्रैप वैल्यू। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिप्रेसिएशन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास। किसी भी संपत्ति का क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती रहती है, तो इसे संपत्ति का मूल ह्रास या डिप्रेसिएशन कहते हैं। अब दोस्तों ये जो टर्म है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या होता है दोस्तों, इसको कहते हैं लुप्त प्रायता। लुप्त प्रायता क्या होता है दोस्तों, किसी भी संपत्ति का समय के साथ उसकी आर्किटेक्चर या फिर जो भी उस संपत्ति का क्या होता है दोस्तों ऑब्जर्वेशन होता है, लुप्त प्रायता होने लगता है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है पुराने जमाने के, उसके क्या होंगे, दरवाजे मोटे होंगे, सील देहर लगा हुआ होगा और वाल जो होंगे बहुत सारे मोटे मोटे होंगे। क्या होगा, ये आज के जमाने से आज के आर्किटेक्चर व्यू से वो फिट नहीं बैठते हैं, तो इससे क्या होता है उसकी संपत्ति की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो घट जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं लुप्त प्रायता। आउटगोइंग क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारा बिल्डिंग होता है उसमें रेंट जो आता है, उसके अलावा क्या होता है बहुत सारे उसमें खर्चे होते हैं, तो वो हमारा आउटगोइंग कहलाता है। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है दोस्तों, स्क्रैप वैल्यू जो होता है हमारा दोस्तों ये कहलाता है मलबे का मूल्य। जब हम किसी भी संपत्ति को क्या करते हैं उसकी आयु खत्म हो जाने के बाद उसको गिरा देते हैं, तो उस जो मलबे का मूल्य बचता है दोस्तों उसी को हम लोग कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो राइट आंसर यहाँ जो दिया है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है डिप्रेसिएशन, मूल्य ह्रास। किसी संपत्ति का धीरे धीरे समाप्त होना डिप्रेसिएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी मूल्य ह्रास की गणना की विधि नहीं है। देखिए दोस्तों नहीं है, ये जो है दोस्तों ये लोग बहुत लोग इसको जल्दी पढ़ने के चक्कर में छोड़ देते हैं, तो ये आप लोग ध्यान से रखिएगा, यहाँ लिखा नहीं है। ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑप्शन डी है ईयर परचेज मेथड, ऑप्शन सी है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, ऑप्शन डी है सिंकिंग फंड मेथड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ईयर परचेज मेथड, वाईपी, इसको हम लोग शॉर्ट में वाईपी भी कहते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये जो है मूल्य ह्रास की गणना नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है उपयोगिता काल की समाप्ति पर भवन को गिराए बिना उसके मूल्य को कहते हैं। ऑप्शन है स्क्रैप वैल्यू, ऑप्शन बी है साल्वेज वैल्यू, ऑप्शन सी है रिटेबल वैल्यू, ऑप्शन डी है मार्केट वैल्यू। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी साल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू दोस्तों बताएं हैं अगर हम भवन को गिरा दिए होते, अगर वो भवन को हम गिरा दिए होते तब उसकी जो वैल्यू होती वो हमारा क्या कहलाती, स्क्रैप वैल्यू कहलाती। लेकिन हम बिना गिराए दोस्तों, बिना गिराए उसका मूल्य जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, साल्वेज मूल्य। ये आपकी जीवन समाप्ति होने के बाद, उसकी उपयोगिता काल समाप्त होने के बाद जो होता है वो हमारा होता है। रिटेबल वैल्यू क्या होता है दोस्तों, कर योग राशि होता है। कर योग राशि मतलब जो भी आपका रेंट हो रहा है उसमें आपको क्या करेंगे दोस्तों, आउटगोइंग को माइनस कर देंगे, तो जो राशि बचेगा उसी को हम लोग रिटेबल वैल्यू कहते हैं। मार्केट वैल्यू क्या होता है दोस्तों, किसी भी वस्तु का किसी समय मार्केट में जो खुले बाजार में उसका मूल्य होता है वो आपका मार्केट वैल्यू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, भवन के मलबे स्क्रैप वैल्यू उसकी कुल निर्माण लागत का कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 25%। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 10%। कोई बिल्डिंग है अगर आपका 1 लाख का है, अगर इमेजिन करिए, तो उसका जो वैल्यू होगा स्क्रैप वैल्यू वो आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा दोस्तों। ये आप जो है वैल्यू इसको आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, किसी संपत्ति को किसी निश्चित समय पर खुले बाजार में बेचने पर प्राप्त मूल्य को कहा जाता है। ऑप्शन है बुक वैल्यू, ऑप्शन बी है मार्केट वैल्यू, ऑप्शन सी है स्क्रैप वैल्यू, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्केट वैल्यू, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों खुले बाजार में, अभी मैंने बताया कि जब भी किसी वस्तु को किसी निश्चित समय अगर खुले बाजार में आप बेच रहे हैं तो उस समय जो उसकी वैल्यू मिल रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है दोस्तों, वही खाते में जो मूल्य होता है दोस्तों, अगर उसमें से हम जो हमारा मूल्य ह्रास होता है उसको माइनस कर देते हैं तो जो हमारी क्या होती है संपत्ति का मूल्य होता है उसमें, वही हमारा क्या कहलाता है, बुक वैल्यू कहलाता है। स्क्रैप वैल्यू तो जानते हैं दोस्तों, जब हम मलबे का जो मूल्य होता है वो आपका स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31,
किसी निश्चित ब्याज की दर पर 1 रुपया वार्षिक प्राप्त करने के लिए जितनी पूंजी लगानी होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ईयर परचेज, ऑप्शन बी है एनुइटी वार्षिकी, ऑप्शन सी है सिंकिंग फंड शोधन निधि, ऑप्शन डी है मॉर्टेज लीज बंधक पट्टा। राइट आंसर हो जाए दोस्तों ईयर परचेज। ईयर परचेज क्या होता है दोस्तों, आपको 1 रुपया वार्षिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो किसी निश्चित ब्याज की दर पर पूंजी लगानी होती है उसी को ईयर परचेज कहते हैं। मान लीजिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से दोस्तों अगर हम क्या कर रहे हैं 1000 लगा रहे हैं, अगर उस पर हमको क्या 100 रुपये का लाभ हो रहा है दोस्तों, इस पर अगर हमको 100 रुपये का लाभ हो रहा है तो हम कितना रुपया लगाएं कि हमको 1 रुपये का लाभ हो। इससे हम दोस्तों डिवाइड कर देंगे तो हम 10 रुपये अगर लगाएंगे दोस्तों तो हमको 1 रुपये का लाभ होगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ईयर परचेज कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी संपत्ति के वर्ष भर की शुद्ध किराए की राशि को कहते हैं। ऑप्शन ए है बुक वैल्यू, ऑप्शन बी है रिटेबल वैल्यू, ऑप्शन सी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ऑप्शन डी है साल्वेज वैल्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिटेबल वैल्यू, कर योग्य राशि। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, किसी संपत्ति पर लगाई गई पूंजी का वार्षिक भुगतान कहलाता है। कैपिटल कॉस्ट, एनुइटी, सिंकिंग फंड, ईयर परचेज। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनुइटी वार्षिकी, किसी संपत्ति पर लगाई गई पूंजी का वार्षिक भुगतान। क्योंकि मान लीजिए दोस्तों यदि आप कोई संपत्ति खरीदे हैं, आपको उसका वार्षिक भुगतान करना पड़ रहा है, तो उस जो वार्षिक भुगतान कर रहे हैं दोस्तों उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एनुइटी। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दोस्तों वार्षिकी। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आवश्यक मूल्य ह्रास की अनुमति के बाद बही खाते में दिखाए गए संपत्ति के मूल्य को कहा जाता है। स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, संपत्ति को अच्छी दशा में बनाए रखने के लिए कुल आय का कितना प्रतिशत व्यय मरम्मत में की जाती है। ऑप्शन ए है 1 से 5%, ऑप्शन बी है 5 से 10%, ऑप्शन डी है सी है 10 से 15%, ऑप्शन डी है 10 से 25%। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 10 से 15% दोस्तों हम लोग क्या करते हैं उसके मेंटेनेंस में क्या करते हैं व्यय करते हैं। जैसे कि दोस्तों प्लास्टरिंग वगैरह हुआ, पेंटिंग वगैरह हुआ, प्लम्बरिंग का कार्य हुआ, तो ये सब हम लोग जो भी रेंट आता है दोस्तों उसका हम लोग क्या करते हैं 10 से 15% क्या करते हैं खर्च करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, खास करके जो वैल्यूएशन से रिलेटेड हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।